Dear students, this is the last poem for 11th class. I think this is the first video for the 11th class, Father to Son. This is the last poem. This poem, when it is written, then it was considered it was only autobiographical poem, and it was composed by Elizabethan Jennings. But after reading, the poem has become the universal appeal for everyone. Now you can consider this poem is how it is a appeal for universal, how it becomes the universal appeal. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पोएम में देख सकते हो, पोएम का नाम ही है फादर टू सन. दैट मीन्स हियर फादर इज सेइंग टू हिज सन. नॉट son is not sitting before father, but this is, I think this is the father is here regretting where he has made the mistake. So the gap, communication generation gap has been started between father and son. ये पोएम जब लिखी गई एलिजाबेथन जेनिंग्स के द्वारा, तब एलिजाबेथन जेनिंग्स के लिए एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था, और शायद इनके सन एलिजाबेथन जेनिंग्स के जो सन था, वो शायद उसका अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अपने फादर के साथ नहीं था. और इसकी जो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है, और वो वजह ये है कि जनरेशन गैप एक ऐसा रीज़न होता है जो कम्युनिकेशन गैप डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है. सो आई कैन से व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम. आई थिंक द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज़ क्लियर: जनरेशन गैप and communication gap. Actually this poem has been composed on the basis looking the modern world. I think no home is left where there is no generation gap and communication gap seen. I think ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ पे जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप नहीं देखा जा रहा. तो जो भी पोएम पढ़ो, आप उसको समझो कि हम किस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं. आज मैं केवल 4 स्टैंजा पढ़ के सुना रहा हूँ, आप उसको रियलाइज़ करना. उसके सारे पोएटिक डिवाइसेस को भी हम डिस्क्राइब करेंगे. फुली एनालिसिस रहेगा. मेरे वीडियो में पूरी तरीके से सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं हो रही हैं, बट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस पोएम, तो डेफिनेटली बाय लिसनिंग माय वॉइस you will be able to understand on which base this poem has been composed. This is the first line. Father is saying here to himself, what's the reason behind it? I don't understand this child. अब ये कह रहे हैं दिस चाइल्ड. यहाँ पे फोकस करना, दिस चाइल्ड क्यों कहा? वो डायरेक्ट अपने बच्चा को नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेंजनेस शो कर रहे हैं. और जब कोई भी फादर अपने बच्चे से, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे से परेशान हो जाता है, तो शायद यही कहता है कि कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ. ये नहीं कहता कि मैं अपने बच्चे को समझ. जब प्यार होता तो बोलता है मैं ये मेरा बच्चा है. लेकिन जब वो बिल्कुल स्ट्रेंज फीलिंग शो करना होता तो हम कहते हैं ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये बच्चे को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तो in the first line the father has showed the strangeness. He is feeling he is just like a stranger for his son, because he is unable to understand his son. Although they have been living under the same roof, but father is unable to understand his son. अब इस फर्स्ट पोएम में फर्स्ट की 2 लाइनों में आपको आयरनी देख सकते हैं. आयरनी कैसा होता है बेटा? आयरनी ये होता है कि आप एक तरफ तो अच्छी बातें बोल रहे हो कि हम दे हैव बीन लिविंग अंडर द सेम रूफ फॉर ए लॉन्ग, बट
फादर इज सेइंग फादर इज अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। तो एक तो ये हमें क्लियर हो गया कि आयरनी इसमें है। नथिंग ऑफ हिम, आई नो नथिंग ऑफ हिम, दैट मीन्स फादर इज अनेबल। आई नो नथिंग ऑफ हिम मतलब ये बिल्कुल नहीं जानता अपने बेटे के बारे में। दैट मीन्स कितना हेल्पलेस ने महसूस करता है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट द फादर फील्स हेल्पलेस बिकॉज he does not know anything about his son. Although in the imagination he is saying to try to build up a relationship from how he was when small. कहता है कि मैं कभी कभी रिश्ते बनाने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चे के साथ, और वैसे रिश्ते वह हाउ ही वॉज वैन स्मॉल, जैसे वो छोटा था। तो जब छोटा था बच्चा तो डेफिनेटली फादर के पास वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, दोनों खुश रहते थे। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते, और ड्यू टू जनरेशन गैप, ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप, इफ़ जनरेशन गैप इज़ फाउंड बिटवीन द फैमिली, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप भी कम्युनिकेशन गैप विल बी इंक्रीज्ड विथ इट। तो इन द फर्स्ट स्टैंजा हमने ये देखा कि फादर यहाँ पे कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं। दोनों साथ में रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को जानते नहीं, स्पेशली फादर अपने बच्चे को नहीं जानता है। और पहले 2 लाइनों में जो लिखा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, इसमें आयरनी देखने को मिला है। आई नो नथिंग ऑफ हिम में हेल्पलेस नेचर देखने को मिला है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कि मैंने ट्राई किया टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, लेकिन कैसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहता है ये, हाउ दिस वे व्हेन हिज सन वाज स्मॉल एंड ही loves his father, he loves spending the time with his father, there is no communication gap between the father and son. Such age in the small, when he was small, the child was small, then he wants the affection and love from his father. इस तरह की सोच से ये पोएम लिखी गई। आई थिंक पहली स्टैंजा आपको जो लिखी गई उसमें आपने देखा होगा। और ये पोएम की जो स्टाइल लिखी हुई है, जो मैंने आगे नहीं पढ़ा, यट आई हैव आई किल्ड, एक्चुअली क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पोएम एक राइमिंग स्कीम में नहीं लिखी गई। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टाइल है वो इंजैम्बमेंट में लिखी गई है। ये इंजैम्बमेंट क्या होता है, जहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं हो, लाइन का कोई ध्यान ना दिया जाए, कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं, और सेंटेंस आगे बढ़ता चला जाए, तो उसमें इंजैम्बमेंट स्टाइल का प्रयोग किया होता है। Thank you for this. I think for the next stanza you will see the next explanation, and definitely you will feel this poem with your heart.